नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। सबसे पहले देखते हैं सुपर 20। भारत फ्रांस ने मिलकर वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहने का दोहराया संकल्प। इजरायल पर आतंकी हमले की निंदा के साथ गाजा में मानवीय सहायता संघर्ष विराम, बंधकों की तत्काल बिना शर्त रिहाई का आह्वान। बिहार में लालू यादव ने आज बुलाई आरजेडी विधायक दल की बैठक। नीतीश कुमार के हर कदम पर टिकी नजरें, सियासी उथल पुथल के बीच बड़े पैमाने पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कोलकाता हाईकोर्ट के 2 जजों में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 5 जजों की बेंच करेगी आज विशेष सुनवाई। एक दूसरे पर राजनीतिक दल के लिए काम करने का है आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को देंगे पुरस्कार। वाइब्रेंट गांव के सरपंच और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी रैली में होंगी शामिल। उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में होगा काम। अयोध्या में कल भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। 3,25,000 श्रद्धालुओं ने किए भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन। व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश दिवस के अंतर्गत अलंकरण समारोह में कला, संस्कृति, साहित्य एवं खेल में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मान एवं पुरस्कार का किया गया वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का पुरुषार्थ ही है जो स्वतंत्र भारत विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित कर पा रहा है और नई ताकत के रूप में उभर रहा है देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं में एचपीसीएल कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ली परेड की सलामी। फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में रहे शामिल। महिला कलाकारों ने संगीत वाद्य यंत्र के साथ परेड का किया शुभारंभ। शंख, नाद, स्वरम और नगाड़ा की धुन से परेड की हुई शुरुआत। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखी भारतीय सेना के शौर्य की झलक। राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं ने दी सलामी। फ्रांस के मार्चिंग दस्ते ने दी सलामी। फ्रांस के मार्चिंग दस्ते ने कर्तव्य पथ पर दी सलामी। 30 संगीतकारों के बैंड सहित दल में 90 लीजियोनियर्स भी रहे शामिल। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की दिखी मनमोहक झांकी में अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को दर्शाया गया। विधान भवन पर राज्यपाल ने ली परेड की सलामी। सेना पुलिस बल ने किया शौर्य का प्रदर्शन के साथ स्कूली बच्चों और कलाकारों ने की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज के फकीरेपुरवा गांव पहुंचे। कहा कि यूपी में गठबंधन जीत के आधार पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण कर कहा कि संविधान की मूल भावना है कि सबका किया जाए विकास। महिलाओं को अभी तक रखा गया था दूर, पहली बार महिलाओं को दिया जा रहा है सम्मान। देश में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। विविध कार्यक्रमों के लिए आयोजन। हर आमो खास में उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा जारी है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है।
इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट का आज तीसरा दिन, दूसरे दिन 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन बनाकर टीम इंडिया ने बढ़ाई 175 रन की बढ़त। अब समाचार विस्तार से। वहीं इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृति की विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। राफेल की गर्जना से आसमान गूंज उठा तो वहीं भारतीय वायुसेना के 46 विमानों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। देश का 75वां गणतंत्र दिवस, दुनिया ने देखी भारत की ताकत, कर्तव्य पथ पर दिखी देश की आन बान और शान। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के परेड की थीम नारी शक्ति रही। इस दौरान भारत की सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। परेड में सेना की टैंक T-90 भीष्म की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। शक्तिशाली टैंक T-90 भीष्म ने 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फयाज सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में कर्तव्य पथ पर अपना रास्ता तय किया। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो 145 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाया। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी परेड का हिस्सा बना, जिसे प्रासपिना भी कहते हैं। ये तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है। इसमें फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक क्षमता होती है। नाग ATGM इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है, जिसमें अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी जैसे 4 अन्य मिसाइल शामिल होते हैं। पिनाका रडार सिस्टम ने परेड में हिस्सा लिया। 1890 रॉकेट रेजिमेंट से आर्टिलरी रेजिमेंट के पिनाका की टुकड़ी ने 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवदा के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम स्वाति की लेफ्टिनेंट दीपिका रानी ने भी अपनी खूबियों का बखान किया। गणतंत्र दिवस परेड में ऑल ट्रेन व्हीकल टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसका इस्तेमाल रेगिस्तान, बर्फीले इलाकों और दलदल युक्त या फिर रेतीले क्षेत्रों में सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या रसद आपूर्ति के लिए बेहद उपयोगी है। BMP 2x2K का नेतृत्व लेफ्टिनेंट शिवम सिंह ने किया। यह इन्फेंट्री व्हीकल इतनी शक्तिशाली है कि रात में कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन को परास्त कर सकता है। इसका आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान में 54 विमानों हेलीकॉप्टरों का लुभावना एयर शो देखने को मिला, जिसमें फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के 3 विमान, भारतीय वायुसेना के 46, भारतीय नौसेना का 1, भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर ने फ्लाइट पास में भाग लिया। विमानों के करतब ने परेड देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर दिया। C-130J के साथ साथ हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के साथ उड़ान भरी। वायुसेना के करतब के साथ ही परेड का समापन हो गया। इससे पहले भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति, सैन्य शक्ति और बढ़ती नारी शक्ति का साक्षी गणतंत्र दिवस समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ आरंभ हुआ। नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात की। इसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। शहीदों को पुष्पांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ रखी पुस्तिका पर अपनी भावनाएं भी दर्ज की। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए।
भारत और फ्रांस ने अपने संयुक्त बयान में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही इजराइल के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। दोनों ही देशों में चल रहे संघर्ष में आम नागरिकों के जीवन की भारी क्षति की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने और गाजा क्षेत्र में प्रभावित आबादी तक सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया और इस बात की पुष्टि की कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों के लिए 2 राज्य समाधान की ओर ले जाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया आवश्यक है। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ आम लड़ाई में एक साथ खड़े होने के अपने संकल्प को साझा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस के अंतर्गत अलंकरण समारोह में कला, संस्कृति, साहित्य एवं खेल में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं का सम्मान एवं पुरस्कार वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ अलग अलग विधाओं, कला, संस्कृति, नाट्य में सम्मान प्राप्त करने वाली विभूतियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सीएम योगी ने कहा कि यह भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुरुषार्थ का परिणाम है कि हमारा स्वतंत्र भारत अपने विशिष्ट विभूतियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाया और भारत को दुनिया की एक नई ताकत के रूप में स्थापित करके उसके सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखा है, उन्हें सम्मानित कर पा रहा है। राजभवन में आयोजित इस अलंकरण समारोह के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी के समक्ष गुजरात के कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य, गरबा समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रस्तुतिकरण हुआ। देवरिया पुलिस लाइन में प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने पुलिस कर्मियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। दुनिया भर में पीतल पर नक्काशी के लिए मशहूर पीतल नगरी यानी मुरादाबाद का नाम एक बार फिर पद्मश्री से जुड़ गया है। दरअसल भारत सरकार ने मुरादाबाद के बंगला गांव निवासी 74 वर्षीय बाबूराम यादव को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसके बाद से मुरादाबाद के पीतल दस्तकारों में खुशी का माहौल है। बाबूराम यादव ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, मैं इसके लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन ये मेरे गुरु अमर सिंह के आशीर्वाद की है जिन्होंने उनको पीतल पर होने वाले जटिल मरौरी काम का हुनर सिखाया। वो कहते हैं कि पिछले 62 साल से वो पीतल पर नक्काशी का काम करते आ रहे हैं। वहीं बाबूराम यादव अपनी कला अपने बेटे, पोते पोतियों और नक्काशी में दिलचस्पी रखने वालों को नक्काशी सिखाकर हुनरमंद बना रहे हैं। सन 62 में काम सीखना शुरू करा था सेंटर में, जो सरकारी सेंटर था उसके अंदर मैंने ये सब सीखा था और हमारे गुरुजी थे श्री अमर सिंह जी, उनसे हमने काम सीखा था और ये काम हम बराबर लगातार उनके पास सन 62 से सन 75 तक करते चले आए। बहुत मेहनत करके ये काम सीखा। मेरे को सन 85 में स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ और सन 92 में नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ और सन 14 में शिल्प गुरु अवार्ड प्राप्त हुआ। इतनी खुशी है कुछ कह नहीं सकते, फूलों नहीं समा रहे हम। बाबूराम ने जी बहुत मेहनत करी है अपने परिवार के लिए भी और काम में बहुत मेहनत करी है। मेरे लिए बहुत गर्व का इस टाइम मोमेंट चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने मेरे पिताश्री को अपने शिल्प के लिए चुना। मेरे पिताजी सुबह से 8 बजे से काम करना शुरू करते हैं और शाम को 6 बजे ही बच जाते हैं पूरा, और ये नक्काशी का काम होता है थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। बहुत खुशी का माहौल है, ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट है। मैं इस काम में रुचि रखती हूँ और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मेरे दादाजी बहुत अच्छा काम करते हैं, ये फूल बनाना और भी काफ़ी सारी चीज़ें।
निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरुआत की है। शहर की दीवारों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु वॉल पेंटिंग, स्वीप दीवार से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही जनपद में जिन ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक कम प्रतिशत में मतदान हुआ था, उन सभी गांवों में जन संवाद चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर रही हैं। वहीं 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवक युवतियों को मतदाता बनने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की ताकत है, अधिक से अधिक मतदान करें। आगरा में गणतंत्र दिवस की 75वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल, कॉलेजों, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया गया। छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आगरा पुलिस लाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान यातायात, अग्निशमन, पुलिस बल, एनसीसी कैडेट्स, स्वास्थ्य टीम के जवानों द्वारा मैदान पर परेड की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ, जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी, पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ भी मौजूद रहे। आजाद देश को एक संविधान की आवश्यकता थी। आज ही के दिन 26 जनवरी 50 को जैसा 80 में अभी कहा गया है, परंतु बोध सत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के उनके साथियों ने मिलकर भारत को दुनिया का एक बड़ा संविधान दिया और हम आज के दिन गणतंत्र घोषित हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज के फकीरेपुरवा गांव पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेजी देते हुए पीडीए चौपाल की शुरुआत की। चौपाल के दौरान अखिलेश यादव चारपाई पे बैठे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में गठबंधन जीत के आधार पर होगा। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को जाकर ममता बनर्जी को मनाना चाहिए। बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है और सीट का नहीं है, जीत का गठबंधन है। ये कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी? सीटें की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर है। जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। मुंबई की शबनम शेख पैदल यात्रा कर अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए निकली हैं। 37वें दिन शबनम शेख रायबरेली पहुंची, जहां उनका लोगों ने स्वागत किया। शबनम शेख रायबरेली के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर चंदापुर कोठी का भी दर्शन और पूजन किया। शबनम शेख ने बताया कि उनके अब्बू अम्मी हमेशा कहते हैं कि प्रभु राम केवल इमाम हिंदी नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रभु राम है, इसलिए प्रभु राम के प्रति उनकी अपार आस्था है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही हमने नमाज से पहले भजन सुने हैं। भगवान ईश्वर अल्लाह किसी एक
के नहीं बल्कि सारी कायनात के हैं, बस अपनी अपनी सोच और नजरिया है। हमें प्रभु राम, शिव, कृष्ण, हजरत रसूल, अल्लाह सभी में आस्था है, जिसके चलते हमने अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन की ठान ली और मुंबई से पैदल ही निकल लिए। रास्ते भर में सभी लोगों का मुझे अपार सहयोग व प्यार मिल रहा है। मेरा केवल और केवल मकसद है कि रामलला जी के दर्शन करना है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप एक मुसलमान होके राम जी के दर्शन के लिए जा रही हैं, आपके मन में ये विचार कैसे है? देखिए, मेरे पापा कहते हैं कि जो रामलला है वो इमाम हिंद नहीं है, वो पूरे विश्व के भगवान है। जब मेरे माता पिता ये चीज कहते हैं तो हम क्यों ना माने इस चीज को। हमारे बीच आज महाराष्ट्र से चली हुई शबनम शेख जी हैं, वो रायबरेली से गुजर रही थी, तो उनको आमंत्रित रूप पे हम लोगों ने यहाँ बुलाया और झंडारोहण में वो हम लोग के साथ सम्मिलित हुई। पद यात्रा करके वो महाराष्ट्र से चली हैं और जा रही हैं श्री रामलला के दर्शन के लिए। गणतंत्र दिवस की खबरों के बाद अब एक और बड़ी खबर की बात। ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो एएसआई सर्वे करीब 4 महीने चला, उसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के दावे की पुष्टि की बात कही जा रही है। क्या इस रिपोर्ट में और एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के क्या निशान मिले हैं, इसको लेकर दोनों पक्षों का क्या दावा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया मंदिर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये दावा करने वाले हिंदू पक्ष को मजबूती देने के लिए एएसआई की रिपोर्ट का समर्थन भी मिल गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को दी गई। एएसआई की रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्षकारों ने उन फैक्ट्स को सार्वजनिक किया जो बताते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। दीवारों पर शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर भी लिखा मिला है। एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के सारे पिलर पहले मंदिर के थे। मस्जिद की पश्चिमी दीवार भी इस बात की गवाही देती है कि पहले यहाँ मंदिर था। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1-2 नहीं 350 से ज्यादा सबूत एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज हैं, जो बताते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इंस्क्रिप्शन पे एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस सर्वे a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे। एएसआई की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पहले नागर शैली में बना मंदिर था। सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद से पहले एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। 1669 में हिंदू मंदिर ध्वस्त किया गया। मंदिर के अवशेषों से मौजूदा मस्जिद का निर्माण। मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा। मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे। 32 जगह ऐसी है जिसमें मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक, कमल, ओम, घंटी, नाग देवता के निशान मिले। मस्जिद के अंदर कुल 34 शिलालेख मिले।
इतना ही नहीं, एएसआई की रिपोर्ट में ये भी दर्ज किया गया है कि 17वीं शताब्दी तक यहाँ मंदिर था और बाद में औरंगजेब के आदेश पर इसे तोड़ा गया। एएसआई को सर्वे में वो शिलालेख भी मिला जिसमें औरंगजेब का आदेश दर्ज है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। तो पूरे केस का मेरुदंड है कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो ये बात एएसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। पश्चिमी दीवार करीब 5000 साल पुरानी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।